गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि मैं शेर की तरह एक ही दिन जी लूँ। दोस्तों, ये अल्फाज उस शख्स का है जिसे इतिहास में शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। यह कहानी उस टीपू सुल्तान का है जिस टीपू सुल्तान के वजह से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ चैन से सो नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों, अफसोस ये है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की इतिहास से उस टीपू सुल्तान की दास्तान को मिटाने की साजिश ही नहीं बल्कि उनके बारे में गलत बातें भी बताया जा रहा है कि जिस टीपू सुल्तान को पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बहादुरी की अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो शहीद हुए उसके बाद ही अंग्रेज़ों की जान में पानी आई और अंग्रेज़ों ने कहा कि आज से भारत हमारा हुआ। तो दोस्तों, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और इतिहास के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, शेर मैसूर टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली में हुआ था, जो आज की दौर में बेंगलोर शहर से 33 किलोमीटर शुमाल में मौजूद है। उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। दरअसल उनके वालिद हैदर अली ने एक पीर साहब टीपू मस्तान अवलिया के नाम पे ही टीपू सुल्तान का ये नाम रखा। उनके वालिद हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने अपने फर्जंद को बेहतर तालीम देने के लिए घर पे उस्ताद बुलाकर तालीम दिलवाया करते थे। टीपू सुल्तान को उर्दू, पारसी, अरबी और कन्नड़ ज़ुबान के साथ साथ कुरान के तालीम, घुड़सवारी, शूटिंग और बाड़ लगाने में भी महारत हासिल थी। उनके वालिद मैसूर किंगडम की एक ऑफिसर थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने काबिलियत से अपने ओहदे पर तरक्की हासिल करते गए और एक वक्त पर वो मैसूर की राजा बन गए। दोस्तों, एक तरफ जहां टीपू सुल्तान 15 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ मिलकर जंगी तरबियत हासिल करने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश हिंदुस्तान में घुस चुके थे और वो लोग हिंदुस्तान में कंपनी की हुकूमत जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। उस दौर में जनूबी हिंदुस्तान की तिजारत में मैसूर सबसे आगे था। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उस दौर में मैसूर सल्तनत हिंदुस्तान की उन सल्तनतों में गिनी जाती थी जो बहुत अमीर थे। बस वजह यही था कि मद्रास में घुसने के बाद कंपनी लगातार मैसूर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन ये काम कंपनी के लिए अकेला करना मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा कंपनी ने हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह को सियासी झांसा देकर मैसूर के खिलाफ लड़ने के लिए कायल कर लिया था। लेकिन 1767 और 59 के दौरान जो पहला एंग्लो मैसूर जंग हुआ, उस जंग में ब्रिटिशर्स को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। हैदर अली की फ़ौजों ने मद्रास को लगभग अपने कब्ज़े में ले ही लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर 4 अप्रैल 1759 को कंपनी और मैसूर के बीच मद्रास समझौते के तहत पहला एंग्लो मैसूर वार ख़त्म कर दिया गया। इस समझौते में ये लिखा हुआ था कि अगर हैदर अली और उनके पड़ोसियों के बीच कभी जंग हुई तो तब कंपनी को उनकी मदद करनी होगी। लेकिन ये समझौता तब टूट गया था जब 1771 को मैसूर और मराठाओं के बीच जंग हुई। उस जंग में हैदर अली को कंपनी से किसी भी तरह से मदद नहीं मिली थी और हैदर अली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसका नतीजा 1779 को दूसरा एंग्लो मैसूर जंग के रूप से निकलकर सामने आया। दोस्तों, चारों एंग्लो मैसूर जंग के बारे में हम अलग अलग से एक एक वीडियो लाते रहेंगे, जिसमें हम एंग्लो मैसूर जंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बहरहाल 1779 को माहे की बंदरगाह पे ब्रिटिश का कब्ज़ा हो गया, जो टीपू के निगरानी में था। इसके जवाब में सितंबर 1780 को हैदर अली ने 10,000 लोगों के साथ 18 बंदूकें टीपू के जानिब भेजी कॉलोनियल बेली को रोकने के लिए, जो कांचीपुरम में सर हेक्टर मुनरो को ज्वाइन करने आ रहा था। लेकिन टीपू की फौजों ने बेली को पोलीलूर में ही रोक दिया था, जहां पे पोलीलूर की जंग में बेली को शिकस्त खानी पड़ी। बेली की हार की खबर सुनते ही
मुनरो हैदर अली के साथ जंग लड़ने के बजाय मद्रास की तरफ वापसी कर दी। दिसंबर 1781 को चित्तौड़ को ब्रिटिश के हाथों से लेने में टीपू कामयाब हो गए थे, लेकिन इस दौरान एक साल बाद 6 दिसंबर 1782 को कैंसर के चलते हैदर अली का इंतकाल हो गया, जिसके बाद टीपू मैसूर की जानिशीन मुकर्रर कर दिए गए। अब वो टीपू से टीपू सुल्तान हो गए थे। उसके बाद और एक साल तक टीपू और ब्रिटिश के बीच एंग्लो मैसूर जंग जारी रहा, लेकिन इस जंग की कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लिहाजा 1784 में मैंगलोर मुआहदे के तहत दूसरा एंग्लो मैसूर जंग की खात्मा का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, दूसरा और तीसरा एंग्लो मैसूर जंग के बीच 6 साल का फासला था। इस दौरान टीपू सुल्तान ने अपने सल्तनत को मजबूत करने और सल्तनत की इकोनॉमी को बेहतर करने में लगे हुए थे, क्योंकि दोस्तों पहला और दूसरा एंग्लो मैसूर जंग में मैसूर की सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक पक्के ईमानदार मुस्लिम थे। वो नमाज को सबसे आगे रखते थे और मस्जिदों पे ख़ास ध्यान दिया करते थे। यही नहीं, वो दूसरे धर्मों के लोगों की भी इज्जत किया करते थे, लेकिन उनके ऊपर वक्त वक्त पर मंदिरों और गिरजाघरों को तोड़ने के साथ साथ ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाने की इल्ज़ाम भी लगता आ रहा है। हालांकि वो मंदिरों पे एक बहुत बड़ी रकम की दान दिया करते थे। उन्होंने अपने सल्तनत के अंदर मौजूद 156 मंदिरों पे हमेशा दान किया करते थे, जिनमें श्रीरंगपटना की रंगनाथ स्वामी मंदिर भी शामिल है। यहाँ तक कि मुस्लिम और ईसाइयों के द्वारा उन्हें गाजी का लक़ब दिया गया। उन्होंने मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी रिश्ता अच्छा करने की कोशिश किए थे, लेकिन वक्त वक्त पर कुछ अनबन की वजह से उन लोगों के साथ मैसूर की जंग होती रहती थी। उन्होंने अपने नाम पे सिक्के भी बनवाए थे और अपने सल्तनत के अंदर चलवाए भी थे। दोस्तों, मैसूर की इकोनॉमिक ताकत की उरूज 18 सदी के आखिर में टीपू सुल्तान के अंडर में हुआ था। उस दौर में मैसूर की इकोनॉमिक हालत इतना बेहतरीन था कि मैसूर ने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बंगाल सूबा को भी पीछे छोड़ दिया था। मैसूर की औसतन कमाई आम कमाई से 5 गुना ज़्यादा था। मैसूर की रेशम इंडस्ट्री की शुरुआत टीपू सुल्तान ने ही की थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर बुलाने के पीछे की कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। कहा जाता है कि एक बार जब सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तब अचानक एक बाघ उन लोगों के सामने आ गया था। उसने टीपू के दोस्त को पंजा लगाकर ज़मीन में गिरा दिया और उन्हें अपना शिकार बना लिया, लेकिन टीपू की बंदूक काम नहीं कर रहा था और उनकी तलवार ज़मीन में गिर गया था। और जब बाघ उनकी तरफ बढ़ने लगा, तब वो छलांग लगाकर तलवार को उठाए और पलक झपकते ही बाघ को तलवार की एक ही वार से ख़त्म कर दिया, जिसके बाद से पूरे मैसूर में उन्हें शेर मैसूर के नाम से बुलाया जाने लगा। दोस्तों, टीपू सुल्तान की दौर में मैसूर की बहरी फौज हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर बहरी फौज थी। 1786 में उन्होंने 72 तोपों की 20 बहरी जंगी जहाज़ और 65 तोपों की 20 फ्रिगेट्स बनवाए थे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जैसे सल्तनतें भी टीपू सुल्तान को बहुत इज्जत दिया करती थी। यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल से फौजी मदद की गुहार लगाई, तब सल्तनत उस्मानिया ने एक बड़ी फ़ौज हिंदुस्तान भेज दी। दोस्तों, 1790 में तीसरा एंग्लो मैसूर जंग शुरू हो गया था, जो 1789 में ट्रेनवेकोर और कोचीन बंदरगाह को लेकर हुई एक वाक़या के वजह से शुरू हुआ था। उस जंग में ब्रिटिश निज़ाम, मराठा और ट्रेनवेकोर की राजा धर्मराज एक तरफ थे, तो वही टीपू सुल्तान और ओटोमन एम्पायर की फ़ौजें दूसरी तरफ थे। लेकिन 1792 तक आते आते टीपू को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और सेरिंगपटम मुआहदे के तहत टीपू को मैसूर की कई इलाका गंवाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी कई साल टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि वो ये बात पहले से ही समझ चुके थे कि इन अंग्रेज़ों को अगर हिंदुस्तान से भगाया ना गया तो ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, अंग्रेज़ों को जब ये लगने लगा कि ऐसे ये लोग टीपू की कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं,
तब वो लोग सुल्तान की महल में गद्दार की तलाश में लग गए थे और उन्हें मीर सादिक के रूप में वो गद्दार मिल ही गया था। और 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर जंग के दौरान अंग्रेज़ों ने जब उनके महल में हमला किया तब उन्होंने अपने तलवार को उठाकर बाहर निकले और अपने कुछ मुट्ठी भर वफादार सिपाहियों के सामने वो तारीखी अल्फाज कहे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते आखिरकार 4 मई 1799 को शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हो गए। दोस्तों, टीपू सुल्तान ही वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया की पहली जंगी रॉकेट बनाए थे और उनकी हर जीत के पीछे इसी रॉकेट टेक्नोलॉजी का मदद हासिल था। इस नए टेक्नोलॉजी को देख के ब्रिटिश भी अक्सर परेशान रहा करते थे और जब सुल्तान को शहीद कर दिया गया तब अंग्रेज़ों ने 2 रॉकेट भी इंग्लैंड ले गए और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाद में बड़े बड़े मिसाइल भी बनाया गया। दोस्तों, 30 नवंबर 1991 में हमारे देश की पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए ये बात कहे कि टीपू सुल्तान ही दुनिया का पहला जंगी रॉकेट टेक्नोलॉजी की खोज करने वाला इंसान है। दोस्तों, टीपू सुल्तान का डर अंग्रेज़ों के अंदर इस कदर ज़्यादा था कि जब वो शहीद हुए उसके बाद 2 दिन तक उनके लाश के पास वो लोग नहीं गए। यहाँ तक कि उनकी शहादत के बाद ही ब्रिटिश जनरल ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए जो किया वो बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ नफरती लोग क्यों इस हीरो को विलेन बनाने पे तुले हुए हैं। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि सही इतिहास को पढ़े, ना कि जो छुपाया जा रहा है वो। तो फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को।